स्टार्टअप की बात कर रहा था। आज नेशनल स्टार्टअप डे है, तो आज हमने एक वेबिनार अपने विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया है। और आज हम, जैसे आप लोग इस स्टार्टअप से परिचित हैं, स्टार्टअप टर्म्स हमेशा सुनते रहते हैं कि स्टार्टअप है, स्टार्टअप है। आज हम उस विषय पर एक डिटेल बातचीत शुरू करेंगे और आपको स्टार्टअप और उनसे जुड़ी चीज़ों के बारे में परिचित कराएंगे और इग्नू इस दिशा में अपने विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहा है, इस विषय पर हम कुछ बातचीत करेंगे। तो मैं आपके साथ अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं और अगर अलाउ करता है, टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आती है, तो उम्मीद है कि हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पाएंगे। और आशा है कि आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। जी पांडे जी, दिखाई दे रही है स्क्रीन? हाँ यस सर। जी यस हाँ। सर। तो आज हम बात करेंगे इनोवेशन, स्टार्टअप और रोल ऑफ इग्नू इन स्किल डेवलपमेंट की। जैसे देखिए, स्टार्टअप या किसी भी चीज का, इस तरीके के मॉडर्न इनोवेशन का जो बेस होता है वो साइंस होता है। जैसे विज्ञान, विज्ञान का एक दूसरा अर्थ है व्यवस्थित ज्ञान। कोई भी ज्ञान जो व्यवस्थित हो उसे हम विज्ञान कहते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी ही विज्ञान है। कोई भी ज्ञान जो एक व्यवस्थित रूप में हो उसे हम विज्ञान कहते हैं। जैसे साइंस इज ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनीपोटेंट, ये हर जगह मौजूद है और तकरीबन हर काम में सक्षम है। क्यों? क्योंकि जो साइंस जो है वो बेसिकली फैक्ट्स और एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होता है। ये तथ्यों पर आधारित होता है। ये समय के साथ इसकी परिभाषा बदलती नहीं। जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट अगर हम सिमिलर कंडीशंस में आज करते हैं या कल करते हैं, रिजल्ट सेम आएगा। अगर कंडीशन सिमिलर हो, यही साइंस की खूबी है। वो समय और वक्त के साथ चेंज नहीं होता। तो जब फैक्ट्स और उसकी बात करें, जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो अपने आप को कंप्लीमेंट करते हैं। क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी, जैसे स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप इज मोस्टली बेस्ड ऑन एन आइडिया और इट इज प्रोपेल्ड बाय टेक्नोलॉजी। आप एक न्यू इनोवेटिव आइडिया लेकर आते हैं और उसमें टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन करते हैं, तो एक स्टार्टअप बनता है। और टेक्नोलॉजी क्या है? साइंस, जो टेक्नोलॉजी का आधार है। तो ये एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। आप स्टार्टअप की बात करें और साइंस की बात करें, ये भी एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। जैसे कोई भी नेचुरल फिनोमेना है, फैक्ट्स है, और जब हम उसको न्यू टेक्नोलॉजी के साथ मिलाते हैं तो वो साइंस हमें ऐसी कई चीजें, सुविधाएं प्रदान करती हैं जिससे हमारी लाइफ मत जाओ, इजी हो। दाढ़ खा लो दीजिए। पांडे जी, आप माइक म्यूट कर लीजिए। हाँ। और साइंस और माइथोलॉजी, जैसे हम अगर अपने माइथोलॉजी की बात करें, पुराणों की बात करें, अपने धर्म विज्ञान की बात करें, तो अक्सर ये कहा जाता है कि माइथोलॉजी जो है साइंस कॉन्ट्रडिक्टरी है, लेकिन ऐसा है नहीं। माइथोलॉजी क्या है? मिथ। मिथ रिमेन्स मिथ अंटिल इट इज प्रूव्ड बाय साइंस। एक मिथ जो है, एक विश्वास जो है, वो तब तक सिर्फ विश्वास ही रहता है जब तक कि वो साइंस द्वारा प्रूव नहीं किया जाता। जब वो साइंस द्वारा प्रूव कर दिया जाता है तो वो एक साइंस के फैक्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक छोटा सा अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु, हम जैसे सभी जानते हैं कि भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में साइंस को प्रूफ करते हैं। जैसे भगवान विष्णु का जो पहला अवतार माना जाता है वो मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार यानी मछली। जैसे इवोल्यूशन ऑफ लाइफ की हम बात करें तो जैसे जीवन की उत्पत्ति भी पानी में हुई थी, तो मत्स्य अवतार इवोल्यूशन ऑफ लाइफ का पहला चरण है। क्योंकि पानी में कोई भी एक ऐसी चीज जो पानी में पनपी हो, और मत्स्य यानी फिश इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट थिंग विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम वाटर। उसके बाद कूर्म या कच्छप अवतार, एक ऐसा अवतार विच कैन सर्वाइव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर, पानी और
जमीन पर दोनों पर सरवाइव कर सकता हूं। ये दूसरा अवतार था। तो लाइफ ओरिजिनेटेड इन वाटर बट ग्रेजुअली मूव टू द लैंड। तो एक ऐसे अवतार की बात थी। ओरिजिन ऑफ लाइफ भी ऐसे ही था कि पानी में जीवन की उत्पत्ति हुई और वो धीरे धीरे करके वो लैंड की तरफ मूव किया। द थर्ड अवतार ऑफ विष्णु वाज वराह, एक जंगली सुअर। तो जब लाइफ की उत्पत्ति हुई तो उसके बाद फिर एनिमल्स आए दैट टोटली वाइल्ड। तो वो वराह वाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट स्टेप ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। उसके बाद नरसिंह अवतार था जो आधा पुरुष और आधा जानवर का अवतार था। तो धीरे धीरे फिर वामन अवतार था। वामन एक छोटे कद का एक आदमी था। फिर परशुराम एक टोटली एक ऐसा आदमी जो जंगली था लेकिन वो पूरी तरीके से एक ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट हो चुका था। फिर श्री राम का अवतार था। फिर कृष्ण जी के अवतार थे। फिर बुद्ध थे। और जो मॉडर्न अवतार जो कल्कि अवतार जिसको हम कहते हैं कि सुपर ह्यूमन, साइंस इज वर्किंग ऑन दैट, कि एक बिलीव है कि आने वाले टाइम में एक सुपर ह्यूमन अवतार भी होगा। जब हम पूरी जेनेटिक्स पे हमारा पूरा कंट्रोल होगा तो एक ऐसा व्यक्ति जो इसमें कोई भी बीमारी के लक्षण नहीं होंगे, पूरी तरीके से ताकतवर होगा, वो कल्कि अवतार उसको रिप्रेजेंट करता है। इस तरीके से आप देखेंगे तो साइंस इज कॉम्प्लीमेंट्री विथ मैथोलॉजी। ए मिथ इज अ मिथ अंटिल इट रिमेन्स प्रूव्ड बाय द साइंस। तो जब साइंस उसको प्रूव कर देता है तो वो मिथ नहीं रह जाता। अब बात करते हैं इनोवेशन की। व्हाट इज इनोवेशन? एनी न्यू आइडिया, मेथड और डिवाइस। कोई भी न्यू आइडिया या कोई मेथड या डिवाइस जो कि इनोवेटिव हो, नया हो अपने प्रकार में, और जो जिंदगी या लाइफ को और इजी बनाता हो, उसको इनोवेशन बोलते हैं। जैसे इनोवेशन, लेकिन इनोवेशन क्या है कि छोटी छोटी चीजों में इनोवेशन हम लोग करते हैं, लेकिन इनोवेशन बेसिकली इनोवेशन हम किस चीज को कहेंगे? जैसे किसी भी आइडिया या इन्वेंशन को कोई ऐसा गुड या सर्विस हम बनाएं जिसके लिए कस्टमर पे करने के लिए तैयार हो, उसको हम इनोवेशन बोलते हैं। आपने और हम लाइफ में कई छोटे मोटे इनोवेशंस करते रहते हैं, लेकिन हो सकता है उसके लिए कस्टमर पे ना करने के लिए तैयार हो, तो वो इनोवेशन की फुल कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन व्हेन अ कस्टमर इज रेडी टू पे फॉर दैट, तो वो इनोवेशन, वो अप्रूव्ड इनोवेशन हो जाता है। उसके एग्जांपल्स हम बाद में लेंगे, फिर आपको मैं इस पे थोड़ा डिटेल बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। रिलेशन बिटवीन साइंस एंड इनोवेशन, जैसे ट्रांसलेटिंग साइंटिफिक नॉलेज एंड टेक्नोलॉजिकल नो हाउ इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड एम्प्लॉयमेंट। जब हम बात करते हैं साइंस और इनोवेशन की, तो कोई भी ऐसा जब हम साइंटिफिक नॉलेज को इस्तेमाल करके कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई ऐसी सर्विस बनाते हैं जो कि लोगों के काम में आए और लोग उसके लिए पे करने के लिए तैयार हो। जैसे आप कोई ऐप बनाते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन भी, तो उसको हम इनोवेशन बोलते हैं, जो नया हो। उसके कई एग्जांपल्स हमारे आसपास हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। इनोवेशन शुड बी ब्रिलियंट, सिंपल एंड ब्रिलियंट। जैसे अगर बहुत सिंपल हो, बहुत कॉम्प्लेक्स ना हो जिसको यूज करना, और जिसकी सर्विसेज बहुत ज्यादा हो और वो आपको ऑ कर दे, मतलब आपको आश्चर्यचकित कर दे, वो इनोवेशन इज रेडिली एक्सेप्टेबल। जैसे आपको ज्ञात होगा कि प्रतिदिन के हिसाब से जो इंटरनेशनल डेटा है, प्रतिदिन के हिसाब से तकरीबन 250 से 300 पेटेंट प्रतिदिन विश्व भर में किए जाते हैं। यानी नए आइडियाज का पेटेंट होता है 250 से 300 प्रतिदिन के हिसाब से। लेकिन उसमें कितने ऐसे पेटेंट होते हैं जो हम इस्तेमाल में लाते हैं? साल भर में देखे जाए तो 100-150 से ज्यादा पेटेंट ऐसे नहीं होते हैं जो पब्लिक यूज में आए। तो यानी इनोवेशंस तो प्रतिदिन होते ही रहते हैं, लेकिन उनमें से पॉपुलर कितने होते हैं, रेडिली एक्सेप्टेबल कितने होते हैं, वो एक आइडिया है। तो वो इनोवेशन वो स्टार्टअप में कन्वर्ट हो जाता है जब वो एक सिंपल हो,
विच कैन बी यूज्ड बाय ऑल, विच कैन बी एक्सेप्टेड बाय ऑल, जिसको सब एक्सेप्ट करते हो, और जो सरप्राइजिंगली अच्छे रिजल्ट्स देता हो, वो स्टार्टअप में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको चाहिए क्या? व्हाट इट टेक्स जस्ट अ न्यू आइडिया। अगर आपके पास कोई भी न्यू आइडिया है तो वो इनोवेशन में कन्वर्ट हो। जैसे मैं आपको छोटे छोटे एग्जांपल बताऊंगा, वैसे हमारे आसपास इनोवेशन के बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन जैसे स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूं 2012, 13, 14 की, तो कुछ सिंपल इनोवेशंस आए थे। जैसे समित और प्रिया चौकसी ने एक उल्टा छाता हार्वेस्टर बनाया था। पानी को जब बीच में छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे इलाकों में पानी की काफी समस्या हो गई थी, तो बड़े बड़े कुएं और बड़े बावड़ियां, बड़े तालाब खोदे जा रहे थे, लेकिन वो एक महंगा प्रोसीजर था। तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए या बड़े बड़े टैंक बनाना घर की छतों पर, घर के आसपास, वो एक महंगा प्रोसीजर था। तो एक सिंपल सा आइडिया कि एक उल्टा छाता हार्वेस्टर, एक ऐसा छाता उल्टा कर दिया जाए और उसका कनेक्शन नीचे टैंक से कर दिया जाए, जिसमें बारिश का पानी रेडिली बहुत ज्यादा मात्रा में एक कम समय में एकत्र हो जाता था। ये एक छोटा सा सिंपल सा इनोवेशन था, बट इट वर्कड, और इसने काफी फ्रूटफुल रिजल्ट दिए। मैं इनोवेशन के लिए बहुत बड़े एग्जांपल्स भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन वी शुड स्टार्ट विद द सिंपलर वन, कि कैसे छोटे छोटे, जैसे एक एवरग्रीन एडिबल बैग्स, ये अश्वत्थ हेगड़े ने एक एवरग्रीन एडिबल बैग्स, जैसे प्लास्टिक पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा कारण है जिसके बारे में हम अक्सर बात करते हैं, तो अश्वत्थ हेगड़े ने एक रीयूजेबल प्लास्टिक बताया, या ऐसा प्लास्टिक जो कि खत्म हो जाता था। उन्होंने प्लांट बेस्ड स्टार्च, जो प्लांट से जो स्टार्च निकलता है, सेलुलोज निकलता है, उससे उन्होंने प्लास्टिक बनाया। दैट वाज सिंपली वर्किंग एज ए प्लास्टिक, बट इट वाज रेडिली डिजॉल्वेबल। अगर ये पानी में काफी देर तक रख दिया जाए तो ये डिजॉल्व हो जाता था, क्योंकि कोई भी पानी, जैसे आलू से निकला हुआ स्टार्च या किसी प्लांट से निकला हुआ स्टार्च, उसको बहुत थिकन करके उन्होंने कुछ प्लास्टिक बैग्स बनाए, जिससे कि वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली था और पॉल्यूशन फ्री था। तो ये एक बहुत सिंपल सा आइडिया था। हाँ, कॉस्ट ऑफ मेकिंग इज अ लिटिल बिट हायर, थोड़ा सा, बट गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू रिड्यूस, और दैट अश्वत्थ हेगड़े इज ट्राइंग टू रिड्यूस दिस कॉस्ट। जिस दिन इसकी कॉस्ट थोड़ा नीचे आ जाएगी और ज्यादा, इसकी मेकिंग कॉस्ट, तो ये ज्यादातर एक्सेप्टेबल हो जाएगा। बट इट वॉज एन इनोवेटिव आइडिया। अदर इनोवेटर्स, जैसे हम बात करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग एप्स की, एप्स फॉर बुकिंग टैक्सीज, फूड एप्स, ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स। यूट्यूब पे वीडियोस बनाना भी एक इनोवेशन है, ब्लॉग लिखना भी एक इनोवेशन है। फूड एप्स, जैसे हम जानते हैं जोमेटो है, स्विगी है, ये सारे फूड एप्स, दीज आर स्टार्टअप्स हैं। और जैसे टैक्सी बुक करने के लिए ओला, उबर है, या ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये सारे जो है इनोवेशन स्टार्टअप है। व्हाट लीड्स टू इनोवेशन? क्राइसिस लीड्स टू इनोवेशन। जैसे एक टर्म है जुगाड़, भारत में बहुत यूज होता है। नाउ इट हैज बीन, द टर्म हैज आल्सो बीन एक्सेप्टेड बाय द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। डिक्शनरी में भी यह शब्द है जुगाड़। एनीथिंग व्हेन, जब क्राइसिस कम्स, तो वो इनोवेशन में कन्वर्ट हो जाता है। वी नीड टू आइडेंटिफाई द क्राइसिस। हमें क्राइसिस को आइडेंटिफाई करना है और उसके लिए एक सोल्यूशन खोजना है। मतलब आई अर्ज टू माय स्टूडेंट्स कि वो क्राइसिस को इनोवेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। जैसे आपको पता होगा कि रॉकेट बना, रॉकेट से हमने कई सैटेलाइट्स अंतरिक्ष में भेजे, जिनसे आज सारे प्रसारण, सारे इंटरनेट, एजुकेशनल चैनल्स, बाकी न्यूज चैनल्स, एंटरटेनमेंट चैनल्स, बाकी सब चलता है। लेकिन रॉकेट वाज नॉट इन्वेंटेड फर्स्ट। व्हाट वाज इन्वेंटेड फर्स्ट? मिसाइल वाज इन्वेंटेड फर्स्ट, एंड मिसाइल वाज इन्वेंटेड टू कैरी द बॉम्ब्स इन वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2। जब वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 हुआ, तो आपस में लड़ाई के दौरान डेडलॉक हो गया, एक दूसरे पर विजय पाना मुश्किल हो गया। तब उस दौरान मिसाइल को इन्वेंट किया गया, कि एक जो कि रॉकेट बॉम्ब को एक जगह से दूसरी जगह दूरी तक ले जा सके, काफी बड़े हैवी बॉम्ब को बहुत दूर तक ले जा सके, क्योंकि गोलियों की क्षमता, हेलीकॉप्टर की क्षमता या एरोप्लेन की क्षमता उतनी नहीं थी। इनफैक्ट
दुनिया के सबसे बड़े जो इनोवेशंस हैं, जो बड़े आविष्कार हुए, वो ज्यादातर वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हुए या उसके आसपास हुए। बड़े मूविंग मशीन्स हुए, एरोप्लेन का आविष्कार हुआ, फाइटर प्लेन हुए, वो वर्ल्ड वॉर 1 से थोड़ा सा पहले, और उसके बाद ज्यादातर प्रचलित वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच हुए। तो मिसाइल आविष्कार हुआ, उसको फिर रॉकेट में कन्वर्ट किया गया, उसी टेक्नोलॉजी को, जिससे कि किसी चीज को हम प्रोपेल करके अंतरिक्ष तक भेज सके। और फिर उसने काफी जिंदगी को आसान बनाया, काफी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स दिए जिससे हमारा जीवन आसान हुआ। न्यूक्लियर एनर्जी, as you all know, was invented in World War II for the making of nuclear bomb, but later on it was developed, इसको डेवलप किया गया। न्यूक्लियर एनर्जी से बाकी इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस की गई, सबमरीन्स मूव कराए गए, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी पे चलते हैं। लेकिन इनिशियली इट वाज इन्वेंटेड फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पस, क्राइसिस सिचुएशन। हाउ क्राइसिस लीड्स टू इनोवेशन, एक छोटा सा एग्जांपल है। जैसे कोरोना काल में एक टीचर है जो कि एक मोबाइल से अपने क्लास ले रही हैं, एक छोटे छोटे हैं, इट मे नॉट बी कॉल्ड एज स्टार्टअप, बट एक दूध वाला है जो कि एक डिस्टेंस मेंटेन करते हुए कैसे दूध सप्लाई कर रहा है, एक छोटे छोटे हैं, बट इट मे नॉट लीड टू स्टार्टअप, बट इट वाज अ स्लाइट फॉर्म ऑफ इनोवेशन। चार्ल्स डार्विन एंड बीगल, एक छोटी सी स्टोरी है। चार्ल्स डार्विन जिन्होंने बायोलॉजी का वो सिद्धांत दिया था कि स्पेशीज का इवोल्यूशन कैसे हुआ था, और 1932 के आसपास एक बीगल, एक जहाज था जो इंग्लैंड से जो चला था, और बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 का ही वो दौर था, उसके आसपास शुरू होने वाला था, और इंग्लैंड ने अपनी कॉलोनीज और फैलाने के लिए, अपने उपनिवेश और फैलाने के लिए एक बहुत बड़े जहाज को अपने नेवल ऑफिसर के साथ इक्विप किया और उनको भेजा कि आप जाकर के डिफरेंट द्वीप पर जाएं और पता करें कि वहां पे हमको और कितनी कॉलोनीज और अपने उपनिवेश मिल सकते हैं जहां हम अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हैं और जहां से हमें प्राकृतिक संपदा हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उस दौरान कई लोगों से अप्रोच किया गया, कई साइंटिस्ट से, कई जियोलॉजिकल साइंटिस्ट से, कि आप हमारे साथ चलिए क्योंकि आप बेहतर तरीके से प्राकृतिक संपदाओं को पहचानने में आप हमारी मदद कर पाएंगे। लेकिन उतने बड़े वॉयज पे, उतने बड़े सफर पे जिसकी कोई मंजिल अभी तय ना हो, कोई जाने के लिए तैयार नहीं था। देन चार्ल्स डार्विन वाज ए न्यू कमर, और वो पहले उनका प्रोफेशन कुछ और था, वो एक प्रीस्ट की तरीके से चर्च में काम करते थे, बट ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट वर्क। फिर वो इसमें आना चाह रहे थे, तो उनको अप्रोच किया गया और वो रेडिली तैयार भी हो गए, क्योंकि एज ए जियोलॉजिकल साइंटिस्ट उनका बहुत बड़ा कोई नाम था नहीं, बट वो तैयार हुए एंड ही टुक अ रिस्क विथ अ न्यू आइडिया, और द रेस्ट इज हिस्ट्री। सब लोग जानते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। चार्ल्स डार्विन gave a new theory, और that changed the total concept of origin of life and the evolution basically। तो वो एक था कि आप रिस्क लें अगर आप एक नए आइडियाज के साथ तैयार हैं। नाउ आई कम टू द स्टार्टअप। जैसे स्टार्टअप क्या है? स्टार्ट मतलब कुछ भी शुरू करना। स्टार्टअप रिफर्स टू अ कंपनी इन द फर्स्ट स्टेजेस ऑफ ऑपरेशंस। कोई भी आइडिया जब शुरुआत होती है, और ऐसी कंपनी जब इसको हम एस्टैब्लिश करते हैं, तो जब वो अपने शुरुआती चरण में होती है, अपने कार्य करने के शुरुआती चरण में होती है, तो हम उसको स्टार्टअप बोलते हैं। एक स्टार्टअप में होता क्या है? पहला आइडिया होता है, उसके बाद प्लानिंग होती है, उस आइडिया के आधार पर एक प्लानिंग करते हैं, फिर टीम वर्क होता है, एक टीम तैयार की जाती है उस प्लानिंग के आधार पर, फिर उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, इन्वेस्टमेंट करके एक ट्रेंड्स फॉलो किए जाते हैं कि हमको ऐसे ऐसे काम करना है, फिर रिसोर्सेज जुटाते हैं, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करते हैं, फिर स्ट्रेटजी बना के उस पर काम करते हैं, और फाइनली प्रोडक्ट बनता है। ये स्टार्टअप का, वैसे भी कोई भी बिजनेस पैटर्न, कोई भी इंडस्ट्रियल पैटर्न इसी पर काम करता है। तो स्टार्टअप का भी इनिशियल पॉइंट वही होता है। की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टार्टअप, 5 की कैरेक्टरिस्टिक स्टार्टअप के क्या है? आज नेशनल स्टार्टअप डे है, तो बेसिकली हम लोग इसी पर बात करेंगे कि
5 मुख्य बिंदु स्टार्टअप के क्या होते हैं। पहला कि इट फोकसेस ऑन, ये ग्रोथ पर फोकस करता है। इसमें एक से ज्यादा पर्सन होते हैं, लेकिन नॉट मोर देन 500 एम्प्लॉयज। इसमें 500 से ज्यादा एम्प्लॉयज नहीं हो सकते। अगर 500 से ज्यादा एम्प्लॉय हो गए तो एक पूरी फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री हो जाएगी। हम उसको स्टार्टअप का नाम नहीं दे सकते, क्योंकि स्टार्टअप की खूबी होती है कि इसमें एम्प्लॉयज की संख्या भी कम होती है और स्टार्टअप वर्क्स विद टेक्नोलॉजी। अगर उसमें टेक्नोलॉजी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं है तो वो स्टार्टअप नहीं, वो इंडस्ट्री के कैटेगरी में आ जाएगी। अगर हम ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड किसी मशीनरी, हैवी बिल्डिंग्स, हैवी वर्कफोर्स, इन सब को ले लेंगे तो वो एक इंडस्ट्री, वो एक कंपनी हो जाएगी। वो स्टार्टअप का नाम नहीं देंगे। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इनोवेटिव होनी चाहिए। स्टार्टअप कि कुछ भी आप जो शुरुआती चरण में हो और वो किसी नए आइडिया पे काम करती हो, तो उसको हम स्टार्टअप बोलते हैं। व्हाट इज स्टार्टअप यूनिकॉर्न? एक नया टर्म आया है, स्टार्टअप यूनिकॉर्न, काफी दिनों से प्रचलन में है। स्टार्टअप यूनिकॉर्न हम उन कंपनीज को बोलते हैं जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा पहुंच गया। आपको सरप्राइज होगा जान करके कि, एक मिनट, the term unicorn refers to any startup that reaches the valuation of $1 billion. मैं आपको बता रहा था कि आप सरप्राइज होंगे जान करके कि इंडिया के 90 स्टार्टअप कंपनीज जो हैं वो यूनिकॉर्न में, यानी उनका जो नेट वर्थ है, उनकी जो टोटल वैल्यू है वो $1 बिलियन से ज्यादा है। तो स्टार्टअप यूनिकॉर्न के मामले में इंडिया जो है वो यूएस, चाइना के बाद तीसरे नंबर पे है और चौथे नंबर पे है यूके। यानी यूएस में 487 ऐसे स्टार्टअप हैं जिनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से ज्यादा है। चाइना के 301 हैं जिनकी नेटवर्थ $1 बिलियन से ज्यादा है। जैसे ये सारे स्टार्टअप्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं, सक्सेसफुल स्टार्टअप्स इन इंडिया, ये फ्लिपकार्ट, क्रेट, शेयर चैट, मीशो, नजारा, एमपीएल, ग्रोफर्स, नाइका, कुछ नए नाम फिजिक्स वाला, या इस तरीके के कुछ नए नाम भी जुड़े हैं। बायजूस आप जानते ही हैं, और जिनका नेटवर्थ $1 बिलियन से ज्यादा का हो चुका है। दे आर स्टार्टअप यूनिकॉर्न। नाउ व्हाट इज इग्नू डूइंग? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है स्टूडेंट एनरोलमेंट के टर्म में, हम लोग वेबसाइट, फेसबुक पेज, यूट्यूब, ट्विटर सब पर अवेलेबल हैं। इनफैक्ट एवरी रीजनल सेंटर, जैसे रीजनल सेंटर वाराणसी का भी अपना वेबसाइट है, अपना फेसबुक पेज है, अपना यूट्यूब और ट्विटर चैनल है। हम इसके थ्रू स्टूडेंट से कनेक्ट रहते हैं और हम अपने स्टूडेंट्स को प्रेरित करते रहते हैं कि वो नए स्टार्टअप, नए इनोवेटिव आइडियाज के लिए आएं और पढ़ाई का अपना इनोवेशन के साथ इस्तेमाल करें। जैसे यूनिक फीचर्स ऑफ इग्नू जो है, ई ज्ञान कोश है हमारे पास। ई ज्ञान कोश एक बहुत बड़ा रिपोजिटरी है जिसमें सारा स्टडी मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में फ्री ऑफ ऑल फॉर एवरीवन अवेलेबल है। इग्नू उद्यमी हमारे पास एक वेबसाइट है जहां पर नए इनोवेटिव आइडियाज, अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है, उद्यम को स्थापित करना चाहता है हमारा कोई विद्यार्थी, तो हम उसके साथ मिल करके हमारे हेडक्वार्टर मुख्यालय द्वारा उसको प्रमोट किया जाता है। हमारे पास 6 टीवी चैनल्स हैं, ज्ञान दर्शन और स्वयं प्रभा पर। स्वयं प्रभा 17, 18, 19 और 20, ये 4 चैनल हैं जो कि फ्री टू डीटीएच, डायरेक्ट टू होम, जितने भी डीटीएच चैनल्स हैं उस पर अवेलेबल है। हमारे पास रेडियो चैनल है और 36 ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं। ये सब कर रहे हैं। मैंने आपको बताया जैसे स्टार्टअप इनोवेशन के लिए एक कंप्लीटली एक सेंटर है हमारे पास, नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशन इन डिस्टेंस एजुकेशन, जिसको 2005 में ही स्टैब्लिश कर दिया गया था। और ये प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, री इंजीनियर, अगर आपने कुछ बनाया है और उसमें आपको और मदद की जरूरत है तो उसके लिए, और डिसेमिनेटिंग इनोवेशंस इन ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग सिस्टम में उसको फैलाव के लिए, जो इनोवेशन है ओडीएल मोड में, उसके लिए एक एनसीआईडी हमारा स्थापित किया गया, नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशन इन डिस्टेंस एजुकेशन, जिसके थ्रू हम अपने विद्यार्थियों को मदद करते हैं।
और ये एक छोटा-सा प्रेज़ेंटेशन था मेरा आप सभी के लिए और एक फ़ेमस कोट है। कल उसको दरअसल में आज टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये सेशन थोड़ा लेट से शुरू हो पाया। इस वजह से अ, थोड़ा कट शॉर्ट भी करना पड़ा इसको, क्योंकि 4 बजे से एक नया सेशन है हमारे पास और मैं विद्यार्थियों से अनुरोध करूँगा कि अगर उनके कुछ सवाल होंगे, तो ज़रूर हम लेना चाहेंगे स्टार्टअप के ज़रिए और इस तरीके के प्रोग्राम हम हमेशा कराते रहते हैं। आप हमारी वेबसाइट और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, यूट्यूब चैनल से और फ़ेसबुक से, ट्विटर से, जिससे कि हम विद्यार्थियों सभी कोऑर्डिनेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप कुछ बोलना चाहें डॉक्टर एनपी सिंह जी, आप कुछ बोलना चाहें तो आप बोलें कुछ। डॉक्टर आर्यन शर्मा जी भी इनवाइटेड हैं। अगर आप कुछ बोलना चाहें इस कार्यक्रम के विषय में, बच्चों को कुछ संदेश देना चाहें। अनम्यूट कर लें अपने आप को, एनपी सिंह जी। सबसे पहले मैं तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने कम समय में और चीज़ों को इतना इफेक्टिवली और कंसाइज वे में प्रेजेंट किया। इतने कम समय में चीज़ों को समझा देना बड़ा कठिन होता है। इसके लिए आपने काफ़ी तैयारी की होगी, जरूर तभी आप इतनी अच्छी तरीके से समझा पाए हैं। तो ये एक अलग आइडिया जो आप लेके आए हैं कि बच्चों इससे मोटिवेट हों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि कहीं ना कहीं एक इंडिया में जो स्टार्टअप की धूम मची हुई है और एक ऐसे स्टार्टअप जो कि तमाम स्टार्टअप गवर्नमेंट के प्रोग्राम को केवल उनकी स्कीम को लेने के लिए नहीं, उनका सही उपयोग करने के लिए हम लोगों में एक एक इनिशिएट करने का काम आपने किया है। ये इसके लिए आप सर बधाई के पात्र हैं। रियली ये बच्चे जरूर इससे इनिशिएट होंगे और हम लोगों ने भी कुछ ऐसी जानकारियां पाई हैं जो अभी तक नहीं थी। हम लोग अब रेगुलर टीचिंग में रहते हैं, लेकिन इन तरह की एक्टिविटीज में अभी इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे। इसके लिए हम लोग खुद अपने को कमजोर महसूस कर रहे हैं, लेकिन आपने ये इनिशिएट करके हम लोगों को भी जागृत किया है। तो मैं अपनी तरफ से और बच्चों की तरफ से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने ये जो कार्य शुरू किया है इसको आप आगे बढ़ाते रहें, जिससे हम लोग भी और साथ ही साथ मेनली बच्चे जो है इससे मोटिवेट हों और इसका पूरा फायदा उठा सकें। धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद। एक स्टूडेंट ने पूछा है कि एनी इंक्यूबेशन सेंटर बीइंग रन बाय इग्नू? तो जी हाँ, जैसा मैंने बताया नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशन इन डिस्टेंस एजुकेशन है और इनोवेशन क्लब है। इनोवेशन की एक बॉडी है, इग्नू द्वारा रन की जाती है, जिसमें समय समय पर डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स आयोजित कराए जाते हैं, जिसमें विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अगर उनके पास कोई भी नया आइडिया है तो इग्नू उनको सर्टिफिकेट मॉनेटरीली यानी फाइनेंशियली सपोर्ट करता है और आपको पुरस्कृत भी करता है आपके नए आइडियाज के लिए। तो आप इग्नू की वेबसाइट और इग्नू के फेसबुक चैनल, ट्विटर हैंडल पे विजिट करते रहें। इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स को हम प्रमोट करते हैं, जिसमें विद्यार्थियों से उनकी एंट्रीज हम आमंत्रित करते हैं कि वो अपनी प्रविष्टियां हमें भेजें, उनको आगे फॉरवर्ड करते हैं हेडक्वार्टर को और जिसमें वो पुरस्कृत किए जाते हैं विद्यार्थी और प्रोत्साहन दिया जाता है किसी भी नए आइडियाज को। तो उसके लिए आप हमेशा आपका स्वागत है।